अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी का ये कहना कि वो सोमालिया की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ आंच नहीं आने देंगे। क्या चल रहा है सोमालिया और इथियोपिया के बीच में, क्या टेंशन चल रही है इनके बीच में, और इसके क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को भी हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कि सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्यों ये कहा कि वो सोमालिया की इंटेग्रिटी के ऊपर कुछ और सिक्योरिटी पे आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि सोमालिया ने, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोमालिया के एक हिस्सा जो है सोमालीलैंड के नाम से, उसके प्रेसिडेंट ने एक्चुअली इथियोपिया के साथ एक डील कर ली है कि वो अपना कुछ लैंड उनको नेवल बेस बनाने के लिए देंगे, जिसके ऊपर ये सीसी ने आज कहा है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा इजिप्ट विल नॉट अलाउ एनीवन टू थ्रेटन सोमालिया और अफेक्ट इट्स सिक्योरिटी। सो ये सब क्यों हो रहा है, इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ। ये एक मैप है जिससे आपको पता चल रहा है कि बिफोर इंडिपेंडेंस ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ममालिक हैं, ये किस किस के अंडर सब्जुगेशन थे। यानी ये सोमालिया का जो हिस्सा यहाँ से इस एंड से शुरू होता है, और उसके बाद ये पूरा इस नोक से होते होते हुए ये पूरा हिस्सा जिबूटी से भी आगे एरिट्रिया तक ये पूरा एक ही कंट्री कहलाया जाता था, और इस पूरे कंट्री का नाम सोमालिया था। लेकिन जब ये ब्रिटिश ने कॉलोनाइजेशन की और इटली ने कॉलोनाइजेशन की, तो इटली का आपने देखें कि ये इतने पोर्शन के ऊपर इटली का लाइक कब्जा हो गया। सेंट्रल जो या नॉर्दर्न पोर्शन है उसके ऊपर ब्रिटिश का हिस्सा हो गया, ये इटालियन सोमालीलैंड बन गया, ये ब्रिटिश सोमालीलैंड बन गया, और ये वाला हिस्सा जो आज के ज़माने में जिबूटी कहलाता है, इसको फ्रेंच सोमालीलैंड कहा गया, क्योंकि फ्रांस का इसके ऊपर कब्जा हो गया, और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो भी इटली के कब्जे में आ गया। सो हुआ ये कि जब इन ममालिक को बिल आखिर आज़ादियाँ मिली, तो ये उस वक्त एक मुल्क ये ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड को मिलाकर तो एक मुल्क बना दिया गया सोमालिया के नाम से, लेकिन जिबूटी को अलग कर दिया गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया, और एरिट्रिया को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया। यानी जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, तो तब ही इनका एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा इलाका जो है वो इनसे छिन गया, जिसकी वजह से सोमालिया के जो लोग हैं वो पहले दिन से ही, रोज़े अव्वल से ही नाखुश थे इस सारी सिचुएशन के ऊपर। और फिर उसके बाद ये कि ब्रिटिश का जो पोर्शन इंडिपेंडेंट हुआ और इटली का से जो पोर्शन इंडिपेंडेंट हुआ, उन दोनों के अंदर उन्होंने अपने अपनी पपेट जो एलिमेंट्स थे वो वहाँ पे तैनात किए रखे। और क्योंकि इन दोनों की जो सिस्टम था, यानी इनके जो इंटरेस्ट थे वो, और इनकी जो लैंग्वेज और इनका सारा टिल्ट था, वो तमाम का इटली की तरफ था, और इन लोगों का ब्रिटिश की तरफ था, इन लोगों का फ्रेंच की तरफ था, और उन्हीं के साथ उनकी बिजनेसेस, उनके टाइज, उनके इंटरनेशनल मफादात सब जुड़े रहे। तो लिहाजा इनके बीच में एक मुकम्मल जो इतफाक है, जो यकसुई जो एक मुल्क के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं आ सकी, और जिसका फायदा बाद में भी ये वेस्टर्न ममालिक ने बहुत ज्यादा उठाया। सो लेट्स सी अनदर मैप, जिसमें मैं आपको दिखा दूं कि एथनिक ग्रुप्स ऑफ जो सोमालियंस हैं, ये सोमालिया के जो एथनिक ग्रुप हैं, दीर, इसहाक, दारूद, हिवाया, दिगिल, राहनवे, ये तमाम जो हैं इनके बहुत बड़े बड़े क्लैन हैं। आप देखें दारूद जो क्लैन है वो सोमालिया के अंदर इस तरफ मौजूद है, मगर इसका इसी क्लैन के बहुत सारे लोग सोमालिया से बाहर यानी कीनिया के अंदर भी रहते हैं, लाखों की तादाद में रहते हैं। इसी तरह दारूद क्लैन जो ये इस तरफ है, वो भी आप देख रहे हैं कि दारूद क्लैन के बहुत बड़ा एक हिस्सा, लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इथियोपिया के अंदर रहते हैं। सो इस बात पर भी ये लोग डे वन से नाखुश थे कि हमारी जो सोमालियन लोग हैं, जिनके ये जिनमें ये बड़े बड़े से 4-5 क्लैंस जिनमें शुमार होते हैं, वो सब के सब जो है वो एक मुल्क नहीं बनाए गए, बल्कि उनके क्लैंस, उन्हीं के लोग, उन्हीं की बरादरी, उन्हीं के जो सोमालियन पीपल हैं, वो कुछ उनका एरिया इथियोपिया के अंदर चला गया, और कुछ का एरिया जो है कीनिया के अंदर चला गया, और उसकी वजह से ये हुआ कि
डे वन से ही यहाँ पर इन इलाकों में सेपरेटिस्ट जो वो एलिमेंट्स हैं वो पैदा हो गए, जिन्होंने यहाँ पर सेपरेटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इथियोपिया के खिलाफ मतलब कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसी तरह इस तरफ जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने कीनिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर दी, और जाहिर है ना कीनिया ने उनकी लेजिटिमेसी को माना, ना इथियोपिया ने माना, और डे वन से ही कीनिया और इथियोपिया के साथ सोमालिया की क्रॉस बॉर्डर बैटल्स जो हैं वो जारी रही। सो ये एक और डिलेमा है जिससे सोमाली जो नेशन है वो गुजरता रहा हमेशा, और अभी भी उसमें ये इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। इसी तरह मैं आपको एक और मैप दिखाती हूँ कि अब जो पॉलिटिकल टेंशन्स, बेशुमार पॉलिटिकल टेंशन्स इस पूरे लैंड में रही। आपने देखा कि सोमाली लैंड जो है वो एक अलग मतलब सूबा तो नहीं, एक अलग फेडरेशन बन गया, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का भी इवन ऐलान किया एक दो दफा। और ये जो पूरा जो कि पहले ब्रिटिश सोमाली लैंड था, वो आप आज के तारीख में एक इंडिपेंडेंट सोमाली लैंड फेडरेशन बना हुआ है। और ये जो एक और टुकड़ा है जिसको पुंटलैंड कहते हैं, जो कि पहले लाइक इटली के जेर असर रहा, वो अब एक अलग सा एक फेडरेशन बन गया, जिसका जो अलग से अपने सारे मामलात को संभालता है, वो पुंटलैंड के नाम से। इसी तरह से गुलमुडूग का ये एरिया है जिसमें ये एक इंडिपेंडेंट फेडरेशन की तरह से काम करते हैं। हिरान और शबीली का ये एरिया है, और ये साउथ वेस्ट सोमालिया है इस तरफ, और ये जुब्बालैंड है। यानी एक दो तीन चार पाँच छह टुकड़ों में ये नेशन जो है वो बट किया हुआ है, और ये तमाम जो टुकड़े हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने जो क्लैंस हैं, यानी उनकी जो बरादरियां हैं, उस क्लैंस के जो वो अपने ही सदर मुंतखब करते हैं, अपने ही प्रेसिडेंट मुंतखब करते हैं, और अपनी मर्जी से अपने अपने स्टेट को चलाते हैं। और जो सेंट्रल लाइक गवर्नमेंट है जो कि मगादूशु के अंदर है, जो ये इनका कैपिटल है, उसकी जो अहमियत है या उसका पावर है वो एक बिल्कुल सिंबॉलिक होकर रह जाता है, और रियल में इनके पास कोई पावर नहीं है। इनको सिर्फ निगोशिएशन करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लोगों से कि इस तरह से कर लो या ना करो, लेकिन ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने तमाम इश्यूज को अपना रिजॉल्व करते हैं। सो एक और मैप से मैं आपको दिखा दूं कि ये वही सोमालीलैंड, पुंटलैंड, गुलमदूग, और ये आप साउथ वेस्ट स्टेट और जुब्बालैंड, ये सब वही स्टेट्स हैं इस मैप में भी। लेकिन इसमें ये दिख रहा है, ये जो रेड स्पॉट्स हैं, ये आपको रेड स्पॉट्स बेशुमार जो दिख रहे हैं, इसमें ये अल शबाब या जो कि अल कायदा की एफिलिएट थी जिसने काफ़ी टेररिज्म फैला रखी थी इस मुल्क के अंदर, वो डिफरेंट स्पॉट्स पे यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। ये 2021 का ये मैप है। कभी ये एक्टिव हो जाते हैं, कभी ये डोरमेंट हो जाते हैं, लेकिन ये सब एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब पूरे ही आप समझ लो कि उसमें फैले हुए हैं, स्पेशली ये जुब्बालैंड में और वेस्ट साउथ वेस्ट में, और ये हिरान, शबीली और गालगुडूड में सेम। तो ये सब चल रहा है। और उसके अलावा ऑटोनमस आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि एक ऐसी आर्म फोर्सेस मिलिशियाज जो कि ऑटोनमस हैं, जो कि किसी के साथ मिल जाती हैं जब उनका दिल चाहता है, अपना इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। और ये आप देखें सोमालीलैंड एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटिस्ट, ये यहाँ पे मौजूद, ये आप देख लें कि ब्लू डॉट्स का मतलब है कि ये ऑटोनमस मिलिशियाज हैं, और इसके अंदर सोमालीलैंड के अंदर ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं ये भी ऑटोनमस किस्म की सोमालीलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट्स वगैरह हैं। सो इस तरह से ये मुल्क डिवाइडेड है। जो इनके क्लैंस हैं जिसका मैंने आपको मैप दिखाया था बिल्कुल शुरू में, जैसे कि ये जो बड़े बड़े क्लैंस हैं, दीर क्लैन, इसहाक, दारूद, हवाया, इन्हीं लोगों के ये इन्होंने अपनी अपने क्लैन के सरदारों को अपने मुल्कों का, अपने स्टेट्स का सदर और प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। और ये जो मलेशियस इन्होंने खुद पाल रखे हैं, इनकी मदद से ये तमाम चीज़ों को और तमाम अपनी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ द इशू। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सब क्यों ऐसे हुआ। जब सोमालिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वो एक स्टेबल कंट्री था, लेकिन वो प्रो
रशियन कंट्री था और सोवियत के साथ इनकी अलाइनमेंट थी। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई और कोल्ड वॉर शुरू हो गई, तो इथियोपिया जो है वो प्रो वेस्टर्न था, यूएस के साथ अलाइन हो गया था, ब्रिटेन के साथ अलाइन हो गया था, और सोमालिया जो है वो रशिया के साथ अलाइन हो गया था। और इस वजह से इनके बीच में जो जंगें होती रहीं इथियोपिया और सोमालिया के बीच में, उनमें सोमालिया का साथ जो है वो रशिया ने दिया और इथियोपिया का साथ जो है वो यूएस ने दिया। लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट थे जब सईद अल बारी, उन्होंने जो इथियोपिया के ऊपर हमला किया, उस वक्त रशिया ने उनको डिच कर दिया और बीच जंग में जो है वो हार गए। और जिसकी वजह से उनको तो वहां से जाना पड़ा। और जैसे ही वो चले गए, तो ये तमाम जो इलाके थे सोमालिया के, इनके अंदर फूट पड़ गई और ये अलग अलग होना शुरू हो गए। और उसी वक्त जो है यूएन ने अपनी जो यूनेस्कॉन और जो यूएस के बिहेस्ट पे उन्होंने यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दी यूनेस्कॉन के नाम से। और उन्होंने आने के बाद, क्योंकि उनमें ज़्यादातर यूएस के ही फौजी थे उन फोर्सेस के अंदर, उन्होंने इस डिवाइड को बहुत ज़्यादा शदीद किया। उसका मैं आपको अलहदा से एक हिस्ट्री और एक अलहदा से पॉडकास्ट बताऊंगी कि किस तरह से यूएस ने अपनी इंटरफेरेंस के ज़रिए इस पूरे सोमालिया को हमेशा हमेशा के लिए टुकड़ों में बांट दिया और उनका मतलब यूनिटी का, उनका वापस स्टेबल होने का और बिल्कुल जो चांसेस है वो ख़त्म कर दिए। और अब ये जो सोमाली लैंड है, स्पेशली सोमालीलैंड ने एक दो दफ़ा पहले ही, बल्कि 1991 में उसने फर्स्ट टाइम ऐलान किया था उन्होंने कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। और ज़ाहिर है सोमालिया के जो बाकी पूरा मुल्क है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। मोगदिशु के अंदर जो TFS की हुकूमत थी, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम इकट्ठे एक ही मुल्क हैं और एक ही मुल्क रहेंगे। लेकिन अब सोमालिया ने ये हरकत की कि उन्होंने इथियोपिया के साथ मिलकर के ये एग्रीमेंट कर ली, क्योंकि इथियोपिया जो है वो खुद एक लैंड लॉक कंट्री है, इनके पास समुद्री रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और इनको समुद्र पे रास्ता चाहिए। तो इन्होंने इनके साथ सोमालीलैंड ने बिल्कुल अभी रिसेंटली एक मुआहदा किया कि इथियोपिया को वो एक 20 किलोमीटर की एक यहाँ पर नेवल एरिया दे देंगे, जिससे वो इनका पोर्ट बनाकर वहाँ पे पोर्ट की तरह यूज कर सकेंगे। और डेफिनेटली अगर वो उनको 20 किलोमीटर के देंगे, तो फिर उनको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं से वो बना के देंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसके बारे में सीसी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम सोमालिया को इस बात की इजाज़त दें कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, क्योंकि इथियोपिया और सोमालीलैंड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक्सेस टू पोर्ट नहीं है सिर्फ, बल्कि उसके बदले में नेवल एंड कमर्शियल एक्सेस टू सोमालीलैंड कोस ग्रांटेड इन एक्सचेंज फॉर रिकग्नाइजिंग रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंस। यानी कि उनकी जो बीच में डील हुई है वो ये हुई है कि जो इथियोपिया के जो अभी हैं, उन्होंने ये सोमालीलैंड के जो प्रेसिडेंट है, बारे इनका नाम है, उनसे ये कहा है कि तुम हमें ये पोर्ट की फैसिलिटी दे दो और हम तुम्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम कर लेते हैं। सो ये एक बड़ा गलत किस्म की बात है। मूसे बिही बारी प्रेसिडेंट है सोमालीलैंड के, और अभी जो है वो इथियोपिया के प्रेसिडेंट है। और उन्होंने आपस में कहा है कि वी विल गिव 20 किलोमीटर्स ऑफ सी एंड दे विल रिकग्नाइज अस। यानी हम उनको सी के ऊपर 20 किलोमीटर्स का की जगह दे देंगे, और डेफिनेटली उसके साथ एक रास्ता भी मिला होगा जिसका भी उन्होंने ऐलान नहीं किया, और इसके बदले में इथियोपिया इनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लेगा। इस बात के ऊपर सीसी ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे और हम इजाज़त नहीं देंगे इस बात की। ये मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग दिखा रही हूँ कि सोमाली जो गवर्नेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि जो फेडरल गवर्नमेंट एक तो है जो मोगदिशु में ऑपरेट करती है, और एक फेडरल मेंबर स्टेट्स हैं। यानी कि ये 4-6 जो स्टेट्स जिनका मैंने आपको अभी नाम बताए हैं वो फेडरल मेंबर स्टेट्स हैं। और जो प्रेसिडेंट मोगदिशु के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, वो जैसे कि अब वो शेख मोहम्मद हसन शेख मोहम्मद है इस वक्त, उनका जो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पावर है, जो उनकी जो अथॉरिटी है, जो रिट है, वो बहुत कम है। वो इवन मोगदिशु के अंदर भी नहीं हो पाती है, बिकॉज मोगदिशु के अंदर बहुत ज़्यादा
मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो कि मोगदिशु को हमेशा जो है वो एक इनसिक्योर सिचुएशन में रखते हैं। और ये तीन यहाँ पे साउथ सेंट्रल सोमालिया के अंदर जुबालैंड, साउथ वेस्ट और बेनादीर और फिर शबील और गलमुदूग, ये पूरा 4-5 मिलाकर एक फेडरल मेंबर स्टेट बनता है। पुंटलैंड एक मेंबर स्टेट बनता है और सोमालीलैंड एक मेंबर स्टेट बनता है। और इस तरह से ये मुल्क इस वक्त चल रहा है कि वो लिटरली आप समझ लें कि जो क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स और क्लैन बेस्ड उनकी मिलिशियाज हैं, आर्मीज हैं, और वो बिल्कुल एक दूसरे की थ्रोट पे आए रहते हैं और बिल्कुल भी यूनिटी के लिए और एक मुल्क बनने के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं है। तो ये सिचुएशन है सोमालिया की, बहुत मखदूर सिचुएशन है। और इस कि सोमालिया की इस अबतर सिचुएशन का की वजह क्या है, इसके पीछे के अनासिर क्या हैं, वो बिल्कुल वेस्टर्न हैंड्स हैं और यूएस उसमें स्पेशली उनका हैंड है, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।